हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर मैंने राउल्स लॉ वगैरह के बारे में बताया था। तो नाउ नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसी से रिलेटेड है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हेडिंग डालो, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो क्या होता है, जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्यूट में किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा इसको हम बोलेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अगर उसको हमने इनिशियल वेपर प्रेशर से कंपेयर किया तो हो जाएगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute in volatile solvent, vapor pressure of solvent decreases। ऑब्वियसली बाद में सॉल्वेंट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ solvent decreases, decrease in vapor pressure is called lowering in vapor pressure। ठीक है, जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वो क्या है, जो हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है उसको हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। if this lowering is compared with so if this lowering is compared with initial vapor pressure then it is called relative lowering in vapor pressure। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। Yes, this is first slide।
शौनक वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। ओके, या हम ऐसा बोल सकते हैं वेपर प्रेशर जो है वोलेटाइल सब्सटेंस का ही होता है, नॉन वोलेटाइल का नहीं होता। हो गया सभी का? ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास इनिशियल कुछ वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का। ठीक है, सी जो है मैं बोलता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमने क्या किया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट ऑब्वियसली क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसको हम ले लेते हैं पीएस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू पी नॉट सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट सॉल्वेंट, है ना। अब देखो हमारे पास सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो पी नॉट सॉल्यूट क्या हो गया, जीरो हो गया ना, क्योंकि सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो पीएस क्या आ गया, पीएस आ गया एक्स सॉल्वेंट इंटू पी नॉट सॉल्वेंट। एंड पी नॉट सॉल्वेंट को हमने क्या बोल दिया है, हमने पी नॉट सॉल्वेंट को पी बोल दिया, पी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो इसको पी बोल दिया, तो पीएस जो है ये क्या आ गया, पीएस आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू पी। ठीक है, ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी लेस देन पी, होगा ही नहीं होगा क्योंकि एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू लेस देन 1 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इनिशियली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उससे कम प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो अभी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा। तो इनिशियली हमारे पास वेपर प्रेशर था पी, अभी आ गया पी एस, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी माइनस पी एस। ओके, तो नाउ पी माइनस पी एस क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करने पर, तो P माइनस पी एस की जगह हम लिखेंगे एक्स सॉल्वेंट इंटू पी
यहाँ से P अगर हमने कॉमन ले लिया तो इट इज 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट इंटू P। एंड व्हाट इज 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना। तो ये हमारे पास आ गया एक्स सॉल्यूट इंटू P। ओके, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? एक्स सॉल्यूट इंटू P आ रहा है। क्लियर है? मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू P विल बी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। यस, हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट जो है वो हमने जीरो लिया। क्यों? क्योंकि इट इज नॉन वोलेटाइल। ओके, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का तो कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं। Tanvi, this is previous page. Yes, this was first page only. P नॉट सॉल्वेंट मीन्स वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। ऑब्वियसली उसको हमने पी लिया। हो गया सबका ना? नाउ लोवरिंग वेपर प्रेशर आ गया। नाउ व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? तो इनिशियल से डिवाइड कर देंगे। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है? इट इज, देखो इनिशियल प्रेशर कितना था? इनिशियल प्रेशर था P, है ना, माई, और देन बाद में था PS। तो लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या है? P माइनस PS। ओके, तो P माइनस PS को डिवाइड कर दो किससे? इनिशियल वेपर प्रेशर से, जो कि है P। तो दैट विल बी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और क्या आएगा ये? P माइनस PS बाई P कितना है भाई? P माइनस PS कितना आया? P माइनस PS आया हमारे पास एक्स सॉल्यूट इंटू P। तो इसे डिवाइड करेंगे P से तो क्या आएगा बताओ? इट इज नथिंग बट एक्स सॉल्यूट। ओके, सो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आ रहा है? एक्स सॉल्यूट के इक्वल आ रहा है, या हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ रहा है। ओके, व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? इट इज P माइनस PS अपॉन P, है ना। P माइनस PS इज लोवरिंग, डिवाइड बाय इनिशियल किया तो रिलेटिव लोवरिंग हो गया। तो P माइनस PS अपॉन P इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल आया? ये हम देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आया, बिकॉज P माइनस PS क्या है? इट इज एक्स सॉल्यूट इंटू P है ना। एंड इसे डिवाइड बाय P करना, इनिशियल वेपर प्रेशर। ओके,
So this is relative lowering in vapor pressure. Now इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स सॉल्यूट को देखो, अभी हम अगर बोलते हैं कि स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो क्या आ जाएगा ये? P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N. यही आएगा ना? ओके, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यही हो जाएगा. ओके, तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N. तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का. नाउ इस फॉर्मूले का एक डिफरेंट फॉर्म और हम यहाँ पर लिखेंगे. पहले लिख लो ये. हो गया सबका? नाउ इसका देखो दूसरा फॉर्म हम लिख सकते हैं. इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये क्या है? P माइनस पी एस अपॉन P है ना. तो इट विल बी P अपॉन P माइनस पी एस एंड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड आ जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n. ठीक है, ऑब्वियसली इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कैपिटल N बाय स्मॉल n. देन 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. तो P अपॉन P minus PS minus 1 is equal to capital N by small n. So it will be P minus P plus PS upon P minus PS is equal to capital N by small n. And P से P cancel out होगा तो it is PS upon P minus PS
इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय स्मॉल एन। और फिर से उल्टा कर दो, इट इज पी माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। उसी का दूसरा फॉर्म है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट रिलेटिव लोवरिंग, बिकॉज रिलेटिव लोवरिंग में हम क्या करते थे, ये वाला लोवरिंग है, इसको इनिशियल से कंपेयर करते थे। पीएस इज नॉट इनिशियल, इट इज फाइनल वन। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया उस हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो करना या ये करना। ठीक है, तो ये हो गया ना। इस फॉर्मूले से हमें मोललिटी मिल सकता है। ये जो फॉर्मूला है इससे हमें मोललिटी मिल सकता है। कैसे देखो, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इस फॉर्मूले को पहले हम इन टर्म्स ऑफ मोलार मास लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ मोलार मास लिखेंगे तो क्या आएगा, इट इज पी माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख दें, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को भी ऐसे हम लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर। इसके अलावा हम बता रहे थे कि मोललिटी का भी एक फॉर्मूला यहाँ पर आ सकता है। तो मोललिटी का फॉर्मूला एक्चुअली कैसे आएगा, देखो ये तो अपने पास ये वाला पार्ट जो है, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। नाउ अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg ले लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या ले लेते हैं, 1 kg। So when weight of solvent is 1 kg, what is number of moles of solute? When weight of solvent is 1 kg, what is number of moles of solute? किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg ले लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या बोला जा सकता है, बताओ। मोललिटी ना। ओके, तो इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ मोललिटी हम कैसे लिखेंगे, तो P माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोललिटी इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये आ गया इन टर्म्स ऑफ मोललिटी। ओके, टेक वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, एंड अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम ले लेंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको यू कैन राइट मोललिटी। ओके, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। देखो ये जो है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इसको तो यू कैन राइट एज नंबर ऑफ मोल्स। बट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोललिटी? मोललिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हेन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg। ओके, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर तुम 1 kg लोगे तो यू कैन राइट मोललिटी, नंबर ऑफ मोल्स इज मोललिटी। ओके, अगर तुम वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg ले लेते हो, मीन इसको तुमने 1 kg ले लिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यू कैन राइट एज मोललिटी। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। ठीक है, इस फॉर्मूले में स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी सेम वैसे ही, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट।
बट उसके बाद में उसको इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी कैसे किया, वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg ले लोगे 1000 ग्राम, ओके। वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1000 ग्राम लिया, मीन ये वाले पार्ट को 1000 ग्राम लिया, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स हो गए डिवाइड करके, एंड वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जब वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम 1000 ग्राम या 1 kg लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्टली मोलैलिटी लिख सकते हैं, ओके। तो वही हमने यहाँ पर किया है। रिया, ऐसा यूनिट में कहाँ होता है नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में, तो वेट हम ग्राम में लेते हैं ना यार।
हो गया सबका? ओके, तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव सिक्सटी फाइव एटी फाइव एटी सेवन। सिक्सटी फाइव एटी फाइव एटी सेवन।
आया आंसर? ओके तो चलो कराते हैं। तो देखो 65 में हमें क्या दिया है, 20 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, इसका मोलार मास कितना है, 120 है, which is non-electrolyte is dissolved in 10 gram of ethanol. If the vapor pressure of pure ethanol at the temperature is this much, what is the vapor pressure of solution? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन साफ साफ यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट होगा ना, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या है, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल है ना। तो वैसे सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है, नॉन वोलेटाइल है या नहीं है, लेकिन उसका कुछ वेपर प्रेशर भी नहीं दिया ना, तो हम उसको नॉन वोलेटाइल एज्यूम करेंगे। तो देखो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 10 डिवाइड बाय 46 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स में क्या आएगा 10 बाय 46 प्लस 20 बाय 120 है ना, ये अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इनटू पी नॉट सॉल्वेंट कितना दिया है 0.250। ओके तो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। ओके कितना रहा है, तो आई थिंक ये आ रहा है 60 डिवाइड बाय 4 कितना है, सिक्सटी बाय 106 इंटू 0.250 ये आ रहा है ना आई थिंक। That is 0.414, 0.141. Okay, so this is question number 65. Then question number 85. 85 में हमें दिया है the vapor pressure of solution of a non-volatile electrolyte B. Yes, Riya, because solute का हमें कुछ वेपर प्रेशर दिया नहीं है ना, सॉलिड का कुछ वेपर प्रेशर नहीं दिया, तो वी हैव अज्यूम्ड दैट एज नॉन वोलेटाइल। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 85, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी नॉन वोलेटाइल, ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट बी इन ए सॉल्वेंट ए इज 95% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है इट इज 95% है, 0.95 टाइम्स ऑफ पी है। ओके इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या बोला इन्होंने, इट इज 0.93 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो निकालना क्या, वेट रेशियो ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट निकालना है। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, P माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन, या वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, एंड यहाँ पर मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ पीएस जो है वो क्या है, पीएस इज 0.95 टाइम्स ऑफ पी, तो P minus 0.95 टाइम्स ऑफ P डिवाइड बाय 0.95 टाइम्स ऑफ P इज इक्वल टू, अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, अब देखो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, ये 0.3 आ गया ना, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.3 है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट टू वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से देखो, अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हुआ, दिस इज 0.09, P से P कैंसिल आउट, दिस इज 0.05 डिवाइड बाय 0.95 है ना, ये आ गया इक्वल टू, ये बोल सकते हैं 1/19। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया है, इट इज 0.3 इंटू 19 मीन्स 5.7। क्लियर है, तो ये 5.7 आ जाएगा। Okay, now next question. Now question number 87. The vapor pressure of a solvent decreased by 10 mm of Hg when a non-volatile solute was added to the solvent. तो यहाँ पर हमें लोवरिंग दिया है ना, मीन्स P माइनस PS जो है ये कितना दिया, 10 mm दिया है। तो when a non-volatile solute was added to the solvent, the mole fraction of solute is 0.2. तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी दिया है, इट इज 0.2। देन व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो जब लोवरिंग जो है वो कितना है, 10 mm है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। अब वो बोला अगर लोवरिंग
कितना हो जाए, लोवरिंग जो है वो हो जाए 20 mm। तो फिर क्या होगा, तो देखो P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना। तो लोवरिंग अगर चेंज होगी तो उससे पी थोड़ी चेंज होगा, पी तो इनिशियल वेपर प्रेशर है ना। तो हम यहाँ पर दो इक्वेशन लेके आ सकते हैं, एक तो हमारे पास आ गया 10 डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू 0.2, दिस इज वन इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन हम क्या लेके आ सकते हैं, 20 डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं दोनों को सॉल्व करके कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो कितना आ गया, वो आ गया 0.4। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सेकंड केस में 0.4 आ गया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा यार, इट इज 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। क्लियर है क्या। हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे अच्छा हमारे पास यहाँ पर मॉडिफाइड फॉर्मूला भी आ सकता है। देखो याद है हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम मॉडिफाइड फॉर्मूला बताया था, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर चेंज हो सकते हैं ना। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो सकता है। जनरली इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं रिलेटिव लोवरिंग में से, बट अगर आए तो मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो मॉडिफाइड फॉर्मूला यहाँ पर है। तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो आई टाइम्स हो जाता है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है पी माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम, स्मॉल एन को आई टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो आई टाइम्स हो जाएगा। याद है जैसे NaCl है तो NaCl के दो पार्टिकल आते हैं। ओके, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उस वाले पार्ट को आई टाइम्स कर दो। और इसी टाइप से दूसरा फॉर्मूला था पी माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये क्या था, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन आया था ना। तो यहाँ पर स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकते हैं, आई टाइम्स ऑफ स्मॉल एन। ओके, तो ये दोनों मॉडिफाइड फॉर्मूले हो गए, लेकिन जनरली ये यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल जनरली ये लोग मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही देते हैं, NaCl जैसा नहीं देते।
जैसा मैंने बताया, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। जैसे मान लो NaCl आ गया है ना, तो NaCl आ गया है ना, तो NaCl के लिए आई क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, या फिर CaCl, मतलब इस टाइप का कुछ भी आ गया, ElCl3 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम ये यूज करेंगे। बट जनरली तुम्हें क्वेश्चन जो है रिलेटिव लोअरिंग में इनके नहीं दिए जाए, ये सॉल्यूट जनरली नहीं दिए जाए। ओके, जनरली तुम्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा सॉल्यूट में, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया। ओके, अभी अभी जैसे क्वेश्चन हमने लिया था उसमें लिखा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आई वेंट ऑफ फैक्टर है ना, वेंट ऑफ फैक्टर याद है, हमने सेकंड लेक्चर में बताया था वेंट ऑफ फैक्टर मिताली। और आई कब यूज करते हैं याद है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। नाउ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड और है रिलेटिव लोअरिंग के लिए। रिलेटिव लोअरिंग वगैरह निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। तो मेथड का नाम है ऑस्टवर्ड वॉकर मेथड। ठीक है, ऑस्टवर्ड वॉकर मेथड जो है ये क्या है, इट इज एक्सपेरिमेंटल या फिर लैब मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग।
relative lowering in vapor pressure. Okay, so it is experimental determination of relative lowering in वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग वेसल में सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट वगैरह होता है। तो ये हमारे पास पहले एक वेसल है, उसमें सॉल्यूशन है, और इस वेसल के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्राई एयर पास। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्राई एयर पास करते हैं। इसमें जस्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट भी एंड सॉल्यूट। ठीक है, फिर इससे एक वेसल आगे कनेक्ट किया जाता है, उस वेसल में प्योर सॉल्वेंट, उस वेसल में क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट। एंड देन इसको आगे कनेक्ट किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। इसको आगे किससे कनेक्ट करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली CaCl2 वगैरह लिया जा सकता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, वाटर को खींचेगा। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस CaCl2 वगैरह यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के वेट में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, इसके वेपर पार्टिकल, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में क्या, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और सॉलिड भी है, बट जो वेपर पार्टिकल होंगे वो किसके होंगे, सॉल्वेंट के। ठीक है, मतलब वाटर की बात करें जनरली यहाँ पर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और ये सॉल्वेंट में जो पार्टिकल आएंगे जस्ट वो सॉल्वेंट वाले ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, जो कि H2O के पार्टिकल है, वो वेपर में रहेंगे। तो वेपर वाले पार्टिकल्स को कौन खींच लेगा, वेपर वाले पार्टिकल को ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट खींच लेगा। ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको खींचेगा, वाटर को, एंड वेपर में वाटर के पार्टिकल है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है इसका वेट बढ़ेगा, मतलब इस वाले ट्यूब जो हमने लिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली, इसका मास बढ़ेगा, एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट जो है इनका मास कम होगा। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम बना लो, फिर हम आगे लिखा देते हैं किसका मास कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा। अच्छा, आज भी तुम लोगों का एग्जाम है क्या? रोहन बोल रहा है कि सर जल्दी छोड़ दो, और यश भी बोल रहा है जल्दी छोड़ दो। इंग्लिश का एग्जाम है ना, तो इंग्लिश का एग्जाम तो क्या है, इंग्लिश तो आता ही होगा तुम लोगों को, तुम लोग तो अंग्रेज हो सब। 3 एग्जाम एक साथ है? लिटरेचर भी है ना? कोई बात नहीं, लिख देना, दो तीन नाम लिख देना तुम लोग, क्या है, विलियमसन शेक्सपियर नाम लिख के आ जाना, और क्या। हाँ, वेंटो भी लिख देना, उन्हें थोड़ी पता चलेगा कि लिटरेचर का बंदा था कि केमिस्ट्री का था। वेंटॉप नाम से तो ऐसे लगता है कोई लिटरेचर वाला ही बंदा होगा, उसने भी 2-3 नॉवेल वगैरह लिख दिए होंगे। डायग्राम बनाओ जल्दी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली मतलब वेट सभी का लिया जाता है कि सॉल्यूशन वाले पार्ट का कितना वेट है, सॉल्वेंट वाले पार्ट का कितना वेट है, एंड देन डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाले पार्ट का कितना वेट है। तो इनिशियली चेक कर लेते हैं, एंड
आफ्टर एक्सीडेंट फिर से चेक करते हैं तो ऑब्वियसली हमें डिफरेंस पता चलता है। तो ऐसा है, जो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा या उतना ही हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट वाले कंटेनर की अगर हम बात करेंगे तो ये आता है पी माइनस पी एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हम बोल सकते हैं लोअरिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन वाले कंटेनर में के प्रोपोर्शनल ये हुआ, सॉल्वेंट वाले कंटेनर के प्रोपोर्शनल ये हुआ, तो गेन जो है वो ऑब्वियसली एडिशन हो गया। ठीक है, गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे, पी एस प्लस पी माइनस पी एस, हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूले क्या आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, इट इज पी माइनस पी एस अपॉन पी एस। एंड पी माइनस पी एस अपॉन पी एस किसके इक्वल होता था, याद है? पी माइनस पी एस अपॉन पी एस किसके इक्वल होता था, इट वाज स्मॉल एन बाय कैपिटल एन ना। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये आ गया। सिमिलरली लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या होगा, दिस इज पी माइनस पी एस अपॉन पी। तो पी माइनस पी एस अपॉन पी क्या हो गया, ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया। हम बोल सकते हैं दिस इज स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ओके, तो ये जो हमने फॉर्मूले लिखा है ये याद, ठीक है। थर्ड का कंक्लूजन ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लो। तो तुम्हें अगर लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट या लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन या फिर गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वगैरह में से कुछ भी दिया है तो ऐसा कुछ निकाल सकते हैं, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन वगैरह, मतलब किसी के भी मोल्ड्स निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन जो भी क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन भी ले लेते हैं अभी, पहले लिख लो ये। ऑब्वियसली राइल फिजिकल केमिस्ट्री तो मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही है ना, बट फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है ना। क्या दिया है, क्या निकालना है, वो सब हमें पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। सार्थक, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री खत्म ही है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री बचा है, न्यूक्लियर एंड सरफेस, ये चैप्टर के बाद खत्म ही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक लेक्चर का है, एक लेक्चर में हो जाएगा न्यूक्लियर। इनऑर्गेनिक तो तुम्हारा चल रहा है ना ऑलरेडी, इनऑर्गेनिक तो स्टार्ट हो गया ना। हाँ तो सर कंटिन्यू करे, वही सर कंटिन्यू करेंगे ना। अच्छा, 4 लेक्चर के बाद बंद हो गया क्या? चल रहा है ना अभी कंटिन्यू, हाँ तो चलता रहेगा। इनऑर्गेनिक तो वैसे भी तुम
सिलेबस खत्म होने के भरोसे मत बैठो। इनऑर्गेनिक के लिए तुम ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, बिकॉज इनऑर्गेनिक के लिए जरूरी नहीं कि तुम लेक्चर अटेंड करो, इनऑर्गेनिक तुम एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, उससे हो जाएगा। समझने के लिए बस एक दो चैप्टर है इनऑर्गेनिक में। एक ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, बाकी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक तो हो ही गया ऑलरेडी, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो वही समझने वाला है, बाकी मैक्सिमम लर्न करने वाला है। तो एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की बुक लेके पढ़ना चालू कर दो। एंड वो जब तक एग्जाम नहीं हो जाते 3-4 बार मतलब रिवाइज हो जानी चाहिए। 3-4 बार रिवाइज कर लो एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की बुक। ठीक है, तो लिख लिया सबने? अच्छा वो ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट गेन देखो क्या है। वेट ऑफ सॉल्यूशन भी कुछ कम हुआ है ना, सॉल्यूशन का भी वेट, सॉल्यूशन वाले कंटेनर का भी वेट कुछ कम हुआ, सॉल्वेंट वाले कंटेनर का भी वेट कुछ कम हुआ ना। तो दोनों का वेट कम हुआ, तो दोनों का वेट कम होके कहाँ गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में गया ना। ठीक है, तो इसका कितना लॉस हुआ, इसका कितना लॉस हुआ, दोनों का ऐड करोगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का गेन आ जाएगा ना। ओके, तो वही किया हमने वहां पर, इसका लॉस इतना, दूसरे का लॉस इतना, तो दोनों का ऐड करोगे तो गेन आ गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। देखो ओके, नाउ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड इसके बाद छोड़ देंगे, चलो ये लास्ट क्वेश्चन इसके बाद छोड़ देते हैं क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो एग्जाम भी है। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 90।
तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है जो कि वाटर है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि सॉल्यूशन का कितना वेट लॉस हुआ एंड सॉल्वेंट का कितना हुआ, ये दोनों दिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो वेट लॉस इन सॉल्यूट एंड वेट लॉस इन सॉल्वेंट एंड वेट लॉस इन सॉल्यूशन दिया है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ओके, सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P minus PS upon PS, and that is small n by capital N, है ना, यही है ना। तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2.5 एंड लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 0.04 है। 0.04 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 5 ग्राम सॉल्यूट है, डिवाइड बाय मोलार मास, एक्स ले लेते हैं सॉल्यूट का, एंड डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो 180 अपने पास क्या है? वेट है, एंड मोलार मास आ गया 18, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये 10, देन ये 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी? इट इज 2.5 डिवाइड बाय 0.08, दैट इज 250 डिवाइड बाय 8, एंड 250 बाय 8 कितना आ रहा है? 31.25 ग्राम। ओके, सो दैट इज मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है वो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 64 टू 89 के बीच में जो जो क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं दिए वो होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज आज भी तुम्हारा एग्जाम है, आई थिंक आज एग्जाम खत्म हो रहा है, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर से हम जल्दी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। हर लेक्चर में तुम जल्दी छुड़वा देते हो। ओके, तो आज का होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और अभी जो डाउट लेक्चर उसमें हम बुकलेट डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, आई थिंक वेडनेसडे डाउट लेक्चर, तो उसमें लिक्विड सॉल्यूशन बुकलेट डिस्कस होगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।